हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस आर्टिकल रीडिंग के नए वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो लेक्चर जो संबंधित है वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में छपे कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को लेकर के होने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हैं, क्योंकि वहाँ जीएस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस का विषय होता है जहाँ कई सारे सवाल लिखने के लिए आते हैं। उसके लिए अखबारों का पढ़ना, अध्ययन और वो सारे महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स पढ़ना आवश्यक होता है उन उत्तरों को लिखने के लिए। ऐसे पेपर में ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार किया गया है इन लेक्चर्स को, सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे काम आ सकें। और मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि जो आर्टिकल जो हूबहू जैसा है उसको हूबहू उसी तरीके से पढ़ करके समझाया जाए, और उसमें छिपी जो बातें हैं उन बातों को भी समझाया जाए, उनके विषयों पर विश्लेषण किया जाए। और ख़ास करके ये उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। कारण कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मटेरियल्स उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मेरा प्रयास है कि जो अंग्रेज़ी अखबार में जो पूरे आर्टिकल्स हैं उनको मैं पढ़ के बताऊँ, उनके मीनिंग को पूरा समझा दूँ, सो दैट वहाँ से जो उनका मटेरियल है वो मटेरियल उनको प्राप्त हो सके। जो समझने वाली बातें हैं वो हिंदी माध्यम के बच्चे वो समझ सके और अपनी भाषा में उसको लिख सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आप सबके लिए आर्टिकल सुनना आप सबके लिए लाभदायक होगा और आप सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं, आज का ये आर्टिकल शुरू करते हैं। ये 27 मई के अखबार में छपे कुछ आर्टिकल से संबंधित है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय को हम लोग, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल है एक्सेप्ट इन 2 स्टेट्स स्कूल स्कोर्स डिप बिलो लेवल्स फ्रॉम 5 ईयर्स अगो। ये सर्वे कह रहा है, कौन सा सर्वे है, तो ये NAS का सर्वे है, जिसको हम लोग नेशनल असेसमेंट सर्वे बोल रहे हैं या नेशनल अचीवमेंट सर्वे बोल रहे हैं, ठीक है। ये NCERT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो वो सर्वे में क्या रिपोर्ट आया है, क्या खुल के सामने बातें आई हैं, कौन सी तथ्य आई हैं, क्या ये दिखाना चाहता है हमें, उस सर्वे के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और साथ में इसी से संबंधित एक एडिटोरियल है जो आपको इंडियन एक्सप्रेस में ही छपा है। उस एडिटोरियल के ऊपर हम लोग ज़्यादा विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी डेटा से संबंधित है। इसी डेटा के अंतर्गत जो गहन पिक्चर दिखाई गई है, जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गंभीर स्थिति की बात हो रही है, उस स्थिति के बारे में विश्लेषण किया गया है इस एडिटोरियल सेक्शन में। तो हम लोग उसी गंभीर सिचुएशन को समझेंगे ताकि वो ऐसे राइटिंग में और बाकी मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आ सके। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल जो होगा हमारा संबंधित, वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन से, जो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और फ्यूचर फ्यूल से संबंधित है। जैसा कि हम लोग सब भी देख रहे हैं कि हम लोग अभी जो भी समझौते हुए हैं, पेरिस समझौता हुआ है, और इन्वायरमेंट को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, उनको टारगेट्स हैं, हर देश ने अपने टारगेट्स लिए हैं कि ग्लोबल एमिशंस को घटाना है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो उन सब से संबंधित ये आर्टिकल होगा, कैसे हाइड्रोजन हमें मदद करेगा उन लक्ष्यों को पूरा करने में, उससे संबंधित बातें। हाइड्रोजन क्या होता है, क्या इसके अलग अलग प्रयोग हैं और इसको भविष्य में किस प्रकार से देखा जा सकता है एज अ फ्यूल के तौर पर, भारत की अपनी क्या स्थिति है इसे हाइड्रोजन के संबंध में, ठीक है। तो उन सारे मुद्दों को हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है जो इसी चीज़ से संबंधित है, ठीक है, सर्वे से संबंधित है। तो पहला तो आपके सामने लिखा है, एक ये जो आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है, ये द हिंदू में छपे आर्टिकल हैं, जो सेम विषय पर आपको बता रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि आपके समझने में थोड़ी आसानी हो सके कौन कौन से पॉइंट्स ये हाईलाइट करना चाह रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे है कि 3.2% डिप लाइकली ड्यू टू कोविड स्कूल क्लोजर्स। तो स्कूल क्लोजर्स को लेकर के जो प्रभाव पड़ा है, उसका प्रभाव हमारे आने वाले जीडीपी पे भी पड़ेगा, ऐसा कहना है किसका, तो ADB का कहना है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो 3.2% ये प्रेडिक्ट कर रहा है। और साथ में ये फर्दर ये आर्टिकल कहता है कि द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया विच इज़ अमॉन्ग द कंट्रीज विथ द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक विल सी हाईएस्ट डिक्लाइन, ठीक है, विल सी व्हाट, हाईएस्ट डिक्लाइन इन साउथ एशिया ड्यू टू लर्निंग लॉसेज फॉर द यंग। एक जो पेपर पब्लिश हुआ है ADB के द्वारा, वो ऐसा रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरी बातें जिसमें हाईलाइटेड है वो है कि इंडिया में द अकाउंट फॉर ओवर 10% ग्लोबल डिक्लाइन, ठीक है, 10% ग्लोबल डिक्लाइन की ये बात कर रहा है।
इसके अलावा और कुछ पॉइंट है, जैसे कि हमारे यहाँ जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड को लेकर के हाईलाइटेड है। डिजिटल डिवाइड आप लोग समझ रहे हैं क्या हो सकता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो एसेसिबिलिटी है इंटरनेट कनेक्शंस की, नेटवर्क कनेक्शंस की, मोबाइल फ़ोन की, वो दो वर्गों में डिवाइडेड है। एक वर्ग ऐसा जो प्रिविलेज वर्ग है, जहाँ पैसे अच्छे हैं, उनकी इकनॉमी अच्छी है, तो वहाँ पर नेटवर्क का जो पहुँच है वो काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर, लैपटॉप जो होने चाहिए उपलब्धता, उस मात्रा में वो उपलब्ध हैं बच्चों के पास, और वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं साथ में एक दूसरा वर्ग है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा वर्ग है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जिनके पास ये पहुंच नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनके पास कनेक्शंस नहीं है, वो गांव के दूर क्षेत्र में रहते हैं। तो ये जो स्कूल क्लोज़र का जो ये दौर गुजरा, ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। यूनेस्को के डेटा के हिसाब से ये लगभग भारत में 82 वीक्स तक स्कूल बंद रहे। 82 वीक्स, ठीक है, ये काफ़ी लंबा समय है, और इसका बहुत भयानक प्रभाव हमें देखने को अभी भी मिल रहा है। जो शिक्षक वर्ग है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे वापस आए हैं, उनमें वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि वो किस प्रकार से बच्चे बदल चुके हैं। वो बच्चे पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, वो उनमें के अंदर जो रेग्रेशन है, वो रेग्रेशन देखने को प्रैक्टिकली महसूस किया जा रहा है। ठीक है, बस इसी बात को ये रिपोर्ट जो है NAS का वो साबित करता है, ठीक है, कि स्कूल परफॉर्मेंसेस कैसे डिप कर गए हैं। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड की इसमें बात कही गई है। उसके बाद फिर ये भी बात इसमें हाईलाइटेड है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, बाय अनस्किल्ड लेबर, जो कि लगभग संख्या में 408.4 मिलियन है ADP के पेपर के हिसाब से। और हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी संख्या मात्र 72.65 है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डेटा शोन ओवर हियर, ठीक है, दैट यू मस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी और एनीवेयर, so that you can use it if the topic comes relevant to it, ठीक है। तो ये एक हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। एंड फाइनली इट कंक्लूड्स दैट स्कूल क्लोजर्स लीड टू डिक्लाइन इन ग्लोबल GDP, ठीक है, स्कूल क्लोजर्स लीड टू डिक्लाइन इन ग्लोबल GDP एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये ओवरऑल बातें हो गई कि स्कूल क्लोजर्स का GDP से क्या संबंध है, आने वाले समय में क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, डिजिटल डिवाइड किस प्रकार से हमें इस ऑनलाइन के दौरान में प्रभावित किया है, ठीक है। ये हिंदू में छपे आर्टिकल्स इसको दर्शा रहे हैं। इसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है वो भी कुछ ऐसी ही बातों को कह रहा है। वो बेसिकली फोकस कर रहा है NAS ने जो सर्वे निकाला है अपना, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, उस रिपोर्ट को ये हाईलाइट कर रहा है, ये वाला आर्टिकल, ठीक है, जिसमें कि मैथमेटिकल, लैंग्वेज स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल साइंसेज के क्या टेस्ट किया गया, जिसमें कि ये पाया गया कि जो सम टोटल स्कोर आए हैं स्टूडेंट्स के, इन सब वो सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में परसेंटेज के टर्म्स में वो सब कम हैं 2017 की तुलना में नेशनल एवरेज से, जो काफ़ी ग्रिम पिक्चर शो करता है। ये दुखद कर देने वाली बात है, दुख होता है इसको जान करके, ठीक है, और ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि अब हमें ऐसे सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कितनी आवश्यक है कि टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और इन सब के साथ जो इनको कंट्रोल करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो इसे कैसे मैनेज करे, सो दैट कि इसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करेंगे तो फिर हमारी पूरी इंटायर जनरेशन जो होगी वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था से वंचित हो जाएगी, और इसका बहुत भयानक प्रभाव हमारे समाज पर देखने को मिलता है, देश के भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो बस ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल पे ज़्यादा चर्चा हम लोग फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, ठीक है। तो एडिटोरियल इसी से संबंधित है, इसी डेटा से संबंधित है। उससे पहले कि हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पढ़े, पर सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि NAS क्या है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। NAS क्या है? तो व्हाट इज़ इट? तो इट इज़ अ नेशन वाइड सर्वे टू एसेस द लर्निंग आउटकम्स एंड हेल्थ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स को और एजुकेशन सिस्टम का क्या स्वास्थ्य है, कैसा व्यवस्था है, उसमें ओवरऑल व्यवस्था कैसी है, उसको जानने का एक नेशन वाइड सर्वे है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशन वाइड सैम्पल बेस्ड एजुकेशन सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में। और ये जो सर्वे हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, लगभग कितने कहाँ तक इसका फैलाव है, तो 720 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे अक्रॉस इंडिया ये सर्वे हुआ, जिसमें कि लगभग 1.1 लाख 1.18 लाख स्कूल्स शामिल थे इस सर्वे में। और ये टोटल हॉलिस्टिक पूरा डेटा निकल के सामने आया है, जो काफ़ी गंभीर पिक्चर शो कर रहा है।
तो ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। ओके, तो इतनी बातें समझ गए हम लोग कि ये एक नेशन वाइड सर्वे है, ठीक है ना, लर्निंग आउटकम्स को निकालने के लिए। ये लार्जेस्ट है नेशन वाइड सैम्पल बेस्ड एजुकेशन कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट किया था इसे, NAS 2021, और NCERT जो है डिज़ाइन एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड टूल्स फॉर NAS 2021, ठीक है। तो NCERT भी इसने NCERT ने डिज़ाइन किया है इसे, इस असेसमेंट फ्रेमवर्क को, ठीक है, NAS 2021 के लिए। CBSE बोर्ड ने इसे कंडक्ट किया है, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अंडरटेक हुआ है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अंतर्गत आता है ये। नाउ इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम लेवल रिफ्लेक्शन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन रिलेवेंट बैकग्राउंड वेरिएबल, जैसे कि स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग प्रोसेसेस कैसे हैं, स्कूल स्टूडेंट होम बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या है नहीं है, तो इन सारे पे बेस्ड ये सर्वे करती है, और इन सारे बैकग्राउंड को चेक करने के बाद ये एनालिसिस करती है। एंड इट कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल, सारे स्कूल्स को कवर करती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में, साथ में जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है वो, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो, सारे स्कूल्स इसमें कवर्ड होते हैं इस सर्वे में, ठीक है। सो इट कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे रिलेवेंट पॉइंट्स हमने देखे NAS के बारे में, ये सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और साधारण जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं UPSC में, पूछे जाते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NAS, ठीक है। तो उसमें से कुछ लाइनें यहाँ से उठाई जा सकती हैं, कुछ लाइनों को चेंज किया जा सकता है। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पता है तो फिर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, किसने ये कंडक्ट कराया, तो CBSE ने कराया, NCERT ने क्या किया, तो उसको डिज़ाइन किया असेसमेंट फ्रेमवर्क को, ठीक है। और जो होल स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल्स उसमें शामिल है, ना सिर्फ प्राइवेट, ना सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सारे स्कूल्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा NAS 2021 कंडक्टेड इन 22 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये सारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इनको कंडक्ट किया गया। डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ग्रेड्स में किया गया, जैसे कि ग्रेड 3 और ग्रेड 5 में लैंग्वेज, EVS और मैथमेटिक्स को शामिल किया गया था। ग्रेड 8 में इसे लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में को शामिल किया गया। ग्रेड 10 के जब सर्वे किया गया तो उसमें लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश जैसे विषयों को उसमें शामिल किया गया। तो ये कंडक्ट जो है, ये जो सर्वे है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट ग्रेड्स दोनों ही इसमें शामिल है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर हमें सचेत करने के लिए ये दिखा रहा है, ठीक है। और बस इन्हीं सब बातों से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पर एडिटोरियल है। एडिटोरियल का शीर्षक है रीलर्निंग टू लर्न, सीखने के लिए सीखना, दोबारा सीखना। क्योंकि जो नया माहौल है, जो नई स्थिति है, जो नया परिवेश है, कोविड के बाद और कोविड के पहले, चीज़ें बिल्कुल अलग है, काफ़ी अलग है, ठीक है। अब सेम वही स्थिति नहीं है, ना ही सेम बच्चे हैं, ना ही सेम टीचर्स हैं, ना ही सेम एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, और टीचर्स को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि चीज़ों को नई सिरे से, नई तरीके से वो देखे, ठीक है। सेम अप्रोच को फॉलो ना करे जो अप्रोच वो कोविड के पहले कर रहे थे, क्योंकि बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है और बहुत स्तरों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। बच्चे अब बिल्कुल वैसे नहीं हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों को हम लोग आर्टिकल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, उनको कौन कौन सी बातें इसमें हाईलाइट की गई है उनको समझते हैं। तो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से शुरुआत होता है कि विद सोशल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटर्निंग टू नियर नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस इज टू एक्सटेंड द पोस्ट कोविड रिकवरी टू द क्लासरूम, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है, सभी चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, हर क्षेत्र व्यवस्थित हो रहा है वापस दोबारा से, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम स्कूल को और क्लासरूम को कैसे व्यवस्थित दोबारा करते हैं, उसको रिकवर करते हैं, है ना। और इंडिया के बारे में जैसे हमने शुरुआत में ही देख लिया कि इंडिया ने, ठीक है, सबसे लंबा स्कूल क्लोजर्स झेला है। बहुत लंबे समय तक स्कूल्स बंद रहे, लगभग 82 वीक्स तक स्कूल क्लोज रहे हैं, और ये कौन कह रहा है आपको? तो यूनेस्को कह रहा है, ठीक है। तो ये यूनेस्को का बात है कि 82 वीक्स तक लगा, उसका प्रभाव बहुत भयानक है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, पूरे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। बस उसी बात को यहाँ पे भी हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया विटनेस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजेस इन द वर्ल्ड एंड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द पास्ट 2 years टीचर्स स्ट्रगल टू कोप विद द पेडागोजिकल चैलेंजेस पोज्ड बाय द स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो निश्चित तौर पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो
आप ऑफलाइन में कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन में नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के लिए ही नई चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी नई चीज़ें हैं और टीचर्स के लिए भी नई चीज़ें। बहुत सारे टीचर नए सिनेरियो में एडजस्ट कर गए थे और उन्होंने चीज़ों को उस तरीके से हैंडल किया, लेकिन फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो नए सिचुएशन और टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा अडेप्ट नहीं थे और उसके अनुरूप वो काम नहीं कर पाए। साथ में बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने टीचर के साथ कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपका जो इंटरेक्टिव जो क्लासरूम्स होते हैं जहाँ सामने बैठ कर के एक टीचर पढ़ा रहा होता है और जो ऑनलाइन जो क्लासरूम है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बच्चों पर इसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ऑनलाइन एजुकेशन कहीं से भी इंटरेक्टिव क्लासरूम का कोई सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक असिस्टेंट है, ठीक है। एक ऑनलाइन एजुकेशन इज जस्ट एन असिस्टेंट, ठीक है, टू द ऑफलाइन एजुकेशन। वो आपको असिस्ट कर सकता है, उसका जगह नहीं ले सकता है। इस बात को तो हमको समझना ही चाहिए, ठीक है। तो अब छोटे बच्चों की जो भी बात करें, क्लास ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 5 की बात करें, इनके लिए कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो हायर स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 11th के, 12th के या ग्रेजुएशन के, उनके लिए थोड़ा ईजियर हो सकता है, बिकॉज दे आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। तो हाँ, वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके तुलना में ये चैलेंजेस थोड़ा कम हैं, बड़े बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस उसी बात को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है इस लाइन को कहते हुए कि टीचर्स स्ट्रगल टू कोप अप विद द पेडागोजिकल चैलेंजेस पोज्ड बाय द स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस। और कंट्री का जो डिजिटल डिवाइड रहा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात कर ली आपसे कि एक सेक्शन ऐसा है जो उसको पूरी तरह से वो इकोनॉमिकली ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता है इंटरनेट कनेक्शंस, उसके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन्स है, टैबलेट्स हैं, अच्छे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसी समाज है, और इनसे इनफैक्ट जनसंख्या में उससे बड़ा वर्ग है, जिनके पास ना नेटवर्क है उनके पास, ना मोबाइल फ़ोन्स की सुविधा उनके पास मिली है, ना टैबलेट्स की सुविधा मिली है, ना रिचार्ज कराने के लिए उनके पास पैसे हैं, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो वैसे केस में ये जो ऑनलाइन एजुकेशन रहा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। बस वही बात यहाँ पे कह रहा है, द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड प्रूव टू बी अ हर्डल फॉर लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। और जो फील्ड रिपोर्ट्स बाय द प्राइवेट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज है, हैव इंडिकेटेड दैट दिस डिस्ट्रप्शन रिजल्टेड इन एन अलार्मिंग रिग्रेशन इन चिल्ड्रंस फाउंडेशनल स्किल्स, ठीक है। और चूंकि ये कमी रही उसमें, वो ज़्यादा नहीं कर पाए, उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण बच्चों में एक रिग्रेशन देखने को मिल रहा है उनके फाउंडेशनल स्किल्स में। उनकी रीडिंग एबिलिटी, उनकी राइटिंग कैपेसिटी, उनकी जो सिंपल मैथमेटिक्स करने की जो एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी घट गई हैं, वो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, काफ़ी गिरावट है। और मुझे लगता है ये बात से जो भी टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग हैं, वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे, उन्होंने ज़रूर ये महसूस किया होगा। इसके अलावा ये आर्टिकल आगे कहता है, इन आवर स्टडी कमीशन बाय द सेंटर द नेशनल असेसमेंट सर्वे डिटेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लर्निंग क्राइसिस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को ये बता रहा है एनएएस, ठीक है, इस गंभीर सिचुएशन को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। नवंबर 2021 में ये किया गया था, स्टूडेंट कवरिंग मोर देन 1 लाख स्कूल्स एंड 720 डिस्ट्रिक्ट्स। NAS shows a sharp dip in the performance of students in almost all subjects during the pandemic years, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में बच्चों में गिरावट देखने को मिली है, और ये काफ़ी चिंताजनक भी है। और चिंताजनक तरीके से ये बात ये रिवील करता है कि दैट द ब्रेकडाउन अफेक्टेड इवन द स्टेट्स ट्रेडिशनली डू वेल इन द एजुकेशन पैरामीटर्स। वैसे स्टेट्स भी जो पारंपरिक तौर पर, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म करते थे शिक्षा के क्षेत्र में, उन स्टेट्स में भी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। एंड और एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर ये डेटा दिया गया है कि एवरेज स्कोर्स ऑफ दिल्लीज क्लास 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स फॉर इंस्टेंस वेर वेल बिलो द नेशनल एवरेज। दिल्ली में जो क्लास 5 के जो मैथमेटिक्स के जो परफॉर्मेंस रहे स्टूडेंट्स के, वो नेशनल एवरेज के काफ़ी नीचे रहा, ठीक है। तो आप इन सारी बातों से समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं। यहाँ तक हमने यही समझा कि किस प्रकार से ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पोस्ट कोविड रिकवरी करें क्लासरूम का। इंडिया ने इतना बड़ा लॉकडाउन झेला है, स्कूल का क्लोज़र झेला है, और टीचर्स ने भी प्रॉब्लम्स झेले हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, स्टूडेंट्स ने भी प्रॉब्लम झेले हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें और एक ज़रूरी कदम जो रिक्वायर्ड है उसको उठाने का प्रयास करें। तो इस संबंध में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कहती है, इस आर्टिकल में लिखा है कि द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज सेड दैट द NAS डेटा विल हेल्प स्टेट्स टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, जो सुधार उपाय होने चाहिए वो लेने में ये रिपोर्ट काफ़ी मदद करेगा।
और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग पहला कदम क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप शुड बी टू एक्नॉलेज द चिल्ड्रन आर रिटर्निंग टू स्कूल विथ डिमिनिश्ड स्किल्स। ठीक है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो बच्चे स्कूल वापस आ रहे हैं उनके जो स्किल्स हैं वो पहले से नीचे गिरे हुए स्किल्स हैं, मतलब वो बच्चे बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे स्कूल बंद होने के पहले थे। तो उसी हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज सेड दैट एज वेल एज वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट सम लर्नर्स में हैव एक्सपीरियंस मोर सेटबैक्स दैन देयर पीयर्स। ठीक है, और उसमें सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिचुएशन को थोड़ा अडाप्ट कर लिए होंगे और उस अकॉर्डिंग उन्होंने पढ़ाई की होगी। ठीक है, क्लासरूम में भी होता है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, किसी बच्चे को एक ही टॉपिक ज़्यादा समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम उस क्लासरूम में अपने आप को उस तरीके का एडजस्टमेंट करके बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, सो दैट कि जो जिन्होंने थोड़ा कम समझा है वो भी अब समझ ले चीज़ों को, बस उसी बात को यहाँ पे भी समझने की ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन का या फिर स्कूल बंद होने का किन्हीं बच्चों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा होगा, किन्हीं बच्चों पर कम पड़ा होगा। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से बनाएं ताकि जिन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ा है वो भी अपने आप को कोप अप करने में उनके लिए भी ये मददगार साबित हो सके, स्ट्रैटेजी मददगार साबित हो सके। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो प्लानर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और ख़ासकर जो टीचर्स हैं, तो प्लानर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीचर्स को एक फ्रीडम दे कि वो क्रिएटिव अप्रोचेज़ अपना सकें। ठीक है, कि क्लासरूम को एक ऐसे जगह में कन्वर्ट किया जा सके, क्लासरूम स्पेस को एक ऐसा बनाया जा सके जहाँ बच्चे बड़े आराम से अपनी जो अपनी एंग्जाइटीज़ है, उनकी जो अपनी नर्वसनेस है, उनकी जो अपने आप को ना एक्सप्रेस कर पाने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ वो आसानी से एक्सप्रेस कर सके और अपना स्किल्स दोबारा रीगेन कर सके अपने पेस पर। उनके ऊपर कोई प्रेशर न डाला जाए कि आप क्यों ऐसे हो गए हो, जल्दी से ठीक हो जाओ, ऐसा कोई बिना प्रेशर दिए हुए एट ईज़ में रखते हुए उनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, एक ऐसा क्रिएटिव अप्रोच लिया जाए ताकि बच्चे उस सिचुएशन से बाहर जल्द से जल्द निकल जाए और अपने स्तर से। और ऐसा करने के लिए क्या ज़रूरत होगा? तो दिस वुड रिक्वायर री इमेजिनिंग द पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड अ शिफ्ट फ्रॉम सिलेबस सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ द पास फ्रॉम द लर्नर सेंट्रिक मेथड। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये टीचर्स, प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर और खास और पेरेंट्स भी साथ में हैं। ठीक है, सिलेबस सेंटर्ड अप्रोचेस को ना लेकर के वो लर्नर सेंट्रिक मेथड्स को अपनाएं। ठीक है, क्योंकि पहले का अप्रोच जनरली सिलेबस सेंटर्ड होता था, सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे हमारा अप्रोच होता था, लेकिन अभी वो काम नहीं आएगा, ये स्थिति को और गंभीर बना देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लर्नर सेंट्रिक मेथड्स पे आ जाए। साथ में हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था वो भी इसी अनिवार्यता को समझता है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश, ठीक है, जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आया उसके कारण जो हमारे फंड्स रखे गए थे, अलॉट किए गए थे NEP में खर्च करने के लिए, स्कूल्स को फंड्स देने के लिए या उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो फंड्स को हेल्थ इमरजेंसी के कारण, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के कारण हमें कम करना पड़ गया। 50% इस बार करंट बजट में उसको कम करना पड़ गया है। मिड डे मील स्कीम जिसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था, हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था स्कूल एनवायरनमेंट में, स्टूडेंट रिटेंशन में एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन में। ठीक है, वो उसके ऊपर जो बजट खर्च होता है वो घट गया लगभग 10% के लिए। और ये सब के कारण बस इतना है कि ये जो हमारा हेल्थ इमरजेंसी जो सिचुएशन हमने झेला है उसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें संभलना पड़ेगा, मतलब इसे ठीक करने की आवश्यकता है हमें। साथ में इसके और क्या कर सकते हैं, और कौन सी बातें हैं जिन पे ये आर्टिकल हाईलाइट करता है? देयर सीम्स टू बी एन ओवर रिलायंस ऑन ई लर्निंग। ठीक है, एक ऐसा देखने को मिल रहा है कि ई लर्निंग ही एक सॉल्यूशन हो सकता है इस सारे प्रॉब्लम का। जिस प्रकार से चीज़ें घटी हैं ऑनलाइन, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने लगे हैं, एडटेक कंपनी के अंबार आ चुकी हैं। ठीक है, नए नए यूट्यूब चैनल्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स केवल ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा न हो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय कीजिएगा ई लर्निंग पे तो एक्चुअली में लर्निंग प्रोसेस नीचे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी ही चाहिए, क्योंकि दीज मेथड्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द इंटरेक्शन इन क्लासरूम में बैठ करके जो बातें पढ़ाई होती है, जहाँ 10 बच्चे होते हैं, एक टीचर होता है और वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है सामने से बैठ करके। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो होता है, चीज़ों को आप लाइव आप होते हुए देख रहे होते हैं। ठीक है, या इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर लोग पूछ रहे हैं और उस हिसाब से जो पढ़ाई हो रही है, 1-to-1 लर्निंग होती है वहाँ पर। ठीक है, वो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ई लर्निंग उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ई लर्निंग में जैसे मैंने कहा कि वो बस एक असिस्टेंट के तौर पर ज़रूर काम करता है।
ठीक है। इसे एजुकेशन का एक कंप्लीट अप्रोच नहीं समझना चाहिए। आप इससे एजुकेटेड नहीं होंगे। हाँ, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर बन सकते हैं। ई लर्निंग से इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी आप तक पहुंच सकती है। बहुत सारे जगहों पर असिस्टेंस आपको मिल सकता है। जैसे अभी ये वीडियो आपको एक असिस्टेंस देगा, आप अपना वहाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और अगर समझना होगा तो आप मेरी बातों को सुनेंगे, ठीक है, उससे आपकी एक समझदारी विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो एक असिस्टेंस के तौर पर ये ज़रूर है, लेकिन ये सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस उसी बात को ये कह रहा है। Several studies, including the annual ASER reports, have underlined the most of the failings of the country's educational system stem from the lack of connect between the lived experiences of most students and what is taught in classrooms. ठीक है, तो this is the thing, lack of connect between the lived experience of the most students and what is taught in classrooms. ठीक है, the pandemic induced crisis, no doubt formidable, is an opportunity to apply correctives. ठीक है, पैंडेमिक के द्वारा जो ये जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, निश्चित तौर पर ये काफ़ी फॉर्मेडेबल तो है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एक सुधार कार्यक्रम चलाएं, सुधार के रास्तों पर जाएं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इट विल इम्पेरिल द एकेडमिक फ्यूचर ऑफ द एंटायर जनरेशन। इस बात को भी हमको मान लेना चाहिए कि अगर अभी समय पर नहीं सुधरे, वक्त पर नहीं सुधरे, जो अप्रोचेस रिक्वायर्ड है उन अप्रोचेस को नहीं अपनाएं, जैसे कि क्रिएटिव अप्रोचेस को नहीं अपनाएं, सिलेबस सेंटर्ड होकर के हम लर्नर सेंट्रिक मेथड्स को ना अपनाएं अगर नहीं अपनाते हैं, ठीक है, और जो फंड्स हमको जो अलॉट किए गए थे उन फंड्स को वापस लेकर के इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर हम जो ये बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि बच्चे जो पुराने बच्चे इन द सेंस कि जो कोविड के पहले जो बच्चे थे और कोविड के बाद जो बच्चे हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है, और उनके कमियों को नहीं जान पाते हैं, अगर उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को नहीं डेवलप करते हैं, ठीक है, टीचर्स को वो फ्रीडम नहीं मिलता है अपने आप के कि वो क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ क्लासरूम में, ठीक है, और अपने पैटर्न ऑफ टीचिंग में चेंजेस ले पाएँ, फिर स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी, ठीक है। तो यही वक्त है कि हम चीज़ों को समझ लें और एक कॉन्शियस एक्शन लें ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वापस ट्रैक पे आ सके। तो ये आर्टिकल इन्हीं बातों से संबंधित था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे जो रिलेटेड बातें थे जैसे कि NAS क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सारा डिटेल देख लिया, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती है वो देख लिया है, ठीक है, और डेटा जो बेसिकली जो शो करना चाह रहा है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है इसमें, ठीक है। और द हिंदू में जो एक आर्टिकल निकला था कि लर्निंग लॉस का GDP पे क्या असर पड़ सकता है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा है। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर करके आप इसको अपने साथ रख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ये आपके आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में निश्चित तौर पर काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल संबंधित है वो है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, जो कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, और बिल्कुल सही बात है, ये फ्यूल ऑफ द फ्यूचर होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के चैलेंजेस भी कई सारे हैं। भारत की अपनी एक स्थिति है कि इंडिया इस हाइड्रोजन को यूज़ करने के लिए कितना तैयार है, कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और क्या करने की आवश्यकता है, उन्हीं से संबंधित ये आर्टिकल होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में राहुल कर्माकर जी कह रहे हैं कि अभी तक की कहानी क्या है, ठीक है। तो स्टोरी सो फार इज दैट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, स्विट्जरलैंड, अ फ्यू डेज अगो, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी सेड इंडिया विल इमर्ज एज द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करंट एनर्जी क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में भारत, ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भारत निश्चित तौर पर एक लीडर के तौर पर उभरेगा, ठीक है। और अभी हमने हाल ही में देखा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, OIL ऑयल जिसको बोलते हैं, उन्होंने 99.99% पहला है ना प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है ईस्टर्न असम के जोहरात जगह पे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है कि पहला भारत में जो 99.99, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन, ठीक है, जो हुआ प्लांट बना, वो कहाँ बना, ठीक है, तो आसाम में। किसने बनाया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे पहले से कि हाइड्रोजन एक कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और हाईली कंबसिबल गैसेस सब्सटेंस है, ठीक है।
इसके साथ ही हाइड्रोजन जो है दैट इज़ द लाइटेस्ट एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, इस बात को ये हाईलाइट कर रहा है आर्टिकल। लेकिन ये ग्रीन कलर कहाँ से आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या हो रहा है? जबकि हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है तो फिर ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? ग्रीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनरली आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ये हाइड्रोजन बनता है। पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को पाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए हमें किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी सोर्स अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो कोई फॉसिल फ्यूल ही होता है। अब जब हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो तय बात है कि कार्बन इमिट होगा। तो जब कार्बन इमिट हो रहा है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके अलावा फिर और भी हाइड्रोजन के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एक आता है ग्रे हाइड्रोजन, तो और एक और हाइड्रोजन का नाम है ब्लू हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन एंड व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन इज जनरेटेड थ्रू व्हाट? तो ग्रे हाइड्रोजन इज जनरेटेड थ्रू फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड गैस। ठीक है, कोल एंड गैस, एंड करेंटली अकाउंट फॉर 95% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन साउथ एशिया। उसी तरह से ब्लू हाइड्रोजन भी क्या है? तो ब्लू हाइड्रोजन भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल से ही हम प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ से जो कार्बन इमिट होता है, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी रहती है कि उस कार्बन को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है। ठीक है ना? और अब ग्रीन हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा? तो ऑब्वियसली अब मुझे लगता है अब आप समझ रहे होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हुआ जहाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिस सोर्स का इस्तेमाल होता है वो रिन्यूएबल सोर्स होता है। कैसा सोर्स होता है? रिन्यूएबल होता है, जैसे कि सोलर पावर हो सकता है, विंड पावर हो सकता है। ठीक है, और इस सोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सो दैट कि उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई कार्बन इमिट ना हो। ठीक है, और फिर उसका यूज़ करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं लोग ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और इससे संबंधित एक यहाँ पर एक आर्टिकल है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाटर यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर विंड। ठीक है, एज अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? वाटर वेपर। इसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? प्रोड्यूस यूजिंग कोल वेयर द एमिशंस आर रिलीज टू द एयर। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस। ठीक है, वेयर एसोसिएटेड एमिशंस आर रिलीज इनटू द एयर। ब्लू हाइड्रोजन, यहाँ पर जो एमिशन निकलता है इसको कैप्चर कर लेते हैं यूजिंग कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, और साथ में क्या हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब वाई इज़ इंडिया परसुइंग ग्रीन हाइड्रोजन? अब इंडिया क्यों चाहता है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करे? तो निश्चित तौर पर ग्लोबल कुछ टारगेट्स हैं, और इंडिया का अपना भी कुछ टारगेट्स है ग्लोबल टारगेट को मीट करने के लिए। वो टारगेट कौन कौन से? तो सबसे पहले तो है भाई कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है कि उसका कहना है कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सी से नीचे रखना है। ठीक है, ये टारगेट है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर कहेगा तो फिर स्थिति गंभीर हो जाएगी धरती पर सर्वाइवल के लिए। तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमें ज़रूरी है कि हर देश अपने अपने एमिशंस को कम करे। एंड इंडिया इज़ कमिटेड टू रिड्यूसिंग इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाई 33 to 35% फ्रॉम द 2005 लेवल्स। अब इंडिया का कमिटमेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको 33 से 35% कम करना है अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, और 2021 का जो COP हुआ था ग्लासगो में, India reiterated its commitment to move from a fossil and import dependent economy to a net zero economy by 2070। और इंडिया ने ये टारगेट रखा अपने लिए कि 2070 तक वो एक नेट ज़ीरो इकोनॉमी बनेगा। वो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी से एक एनर्जी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनना चाहता है भारत। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी इसे इस शिफ्टिंग की आवश्यकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ परसुइंग ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हाईलाइट किया गया। इन ऑर्डर टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2014 गवर्नमेंट स्ट्रेस द नीड टू इंट्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल दैट कैन मेक व्हाट इंडिया द ग्लोबल हब एंड अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2021 को, विद अ व्यू टू कटिंग डाउन कार्बन एमिशंस एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट होंगी मुझे लगता है आपको। अब इंडिया प्रेजेंटली क्या प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इंडिया तो अभी जस्ट शुरुआत ही किया है अपना ग्रीन हाइड्रोजन ये करना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग नॉन फ्यूसल फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030, ठीक है। और ये 20 अप्रैल को 2022 में OIL ने आसाम में, ठीक है, पहला पायलट प्लांट बनाया, ठीक है, इस गोल को ध्यान में रखते हुए, मेकिंग द कंट्री रेडी फॉर द पायलट स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स यूज इन द वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। और बाकी जो रिसर्चेस हैं, डेवलपमेंट एफर्ट्स आर गोइंग ऑन फॉर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो चैलेंजेस है बेसिकली जो इससे संबंधित है हाइड्रोजन से, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, शुरुआत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अभी लग रहा है, उसको कम करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा कॉस्ट जा रहा है, उसको समझना है हमें कि उसको किस तरह से हमको कम करना है। तो दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है, उन चैलेंजेस को भी आगे समझेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। ये बात हो गया। प्लांट कहाँ सेटअप हुआ, तो यहाँ सेटअप हुआ, ठीक है, कहाँ, तो ईस्टर्न आसाम के जोरहाट में। ओके, नेक्स्ट इसी में होता है कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। तो पहली बात तो है कि ग्रिड इनस्टेबिलिटी को ये ठीक करता है, ठीक है, क्योंकि जो भी दूसरे सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है कि हाइड्रोजन को हम स्टोर करके रख सकते हैं, फिर फ्यूल सेल में स्टोर करेंगे, फ्यूल सेल से फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो हाइड्रोजन के साथ ये एडवांटेज है कि वी कैन स्टोर दैट, और जब चूँकि स्टोर हो जाएगा तो जो ग्रिड इनस्टेबिलिटी है उससे हम रिकवर कर लेंगे। तो वही बात इसमें कह रहा है कि कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, द स्टोर्ड हाइड्रोजन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होता है, एक डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ ए केमिकल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेपर, ठीक है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाइड्रोजन दस कैन एक्ट एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर, एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रिड स्टेबिलिटी, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है जो प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट है, 8 kg ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है 1 kg हाइड्रोजन में, 8 kg ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो इस ऑक्सीजन का भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। इसको आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को एनरिच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको हम स्टोर करके अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन निकल रहा है उस ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैव मेड मैनी कंट्रीज प्लेस इन्वेस्टमेंट्स, और चूँकि ये सारी संभावनाओं के साथ ये हाइड्रोजन फ्यूल है, इसलिए काफ़ी सारे देश इसको एज एन इन्वेस्टमेंट टारगेट की तरह भी देख रहे हैं। और ख़ास करके जो जैसे पोर्चुगल है वो उसने अपने एक नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी लगभग $7.7 बिलियन का इन्होंने रिवील किया है अपना, ठीक है। और आने वाले समय में ये जो रिन्यूएबल डेवलपर्स है ग्रीन हाइड्रोजन को एज एन इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हो गए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के इस आर्टिकल के थ्रू, जो हमको समझ में आता है कि हाइड्रोजन का इतना सारा यूजेस हो सकता है। हाइड्रोजन अपने आप में कोई इमिशन नहीं कर रहा है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है। फ्यूल एनर्जी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, खास करके उसके बाद फिर ऑक्सीजन भी इसमें निकल रहा है इसके प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी जैसे देखा था कि हम लोगों ने कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी कमी हो गई थी, जिसके कारण कई सारे हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए बाद में, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों को भी बचने के लिए और एनवायरनमेंट को भी एनरिच करने के लिए इसका यूज़ आराम से किया जा सकता है। तो ये बातें हो गई हाइड्रोजन के बारे में। उसके अलावा एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सरकार के द्वारा ये रिलीज़ किया, बनाया गया, ठीक है। इसी हाइड्रोजन के विषय में हम आगे बढ़े, हाइड्रोजन के टारगेट को पूरा कर सके, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सके। हमारा जो टारगेट है 2070 तक अचीव करने का, नेट ज़ीरो एमिशंस, वो हम बन सके, ठीक है। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या है, तो अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर प्रोडक्शन एंड कनेक्टिविटी टू द ISTS, इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, एंड फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर्स, द प्रोडक्शन फैसिलिटी कमीशन बिफोर जून 25। तो इसका क्या मतलब होगा,
कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर विल बी, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर होंगे विल बी एबल टू सेट अप सोलर पावर प्लांट फॉर एग्जाम्पल इन वेयर राजस्थान। कहाँ सप्लाई करने के लिए? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आसाम में जो होगा उसको सप्लाई करने के लिए। एंड वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, और ऐसा में इसको कोई इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज नहीं है। तो सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? राजस्थान में। और उसने अपना पावर किसको दिया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कहाँ है? आसाम में। तो आसाम से राजस्थान जाने में जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज है वो नहीं देना, ऐसा पॉलिसी सरकार ने बनाया है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन्स फॉर प्रोडक्शन कनेक्टिविटी टू द ISTS इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर्स, अगर 2025 से पहले कमीशन होता है तो। इसके अतिरिक्त द पॉलिसी हैज सेट अ टारगेट ऑफ 5 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030, मोर देन 80% ऑफ द करेंट हाइड्रोजन डिमांड इन द कंट्री। एंड बाई डूइंग सो ये क्या हो जाएगा? बाई डूइंग सो इंडिया हैज़ बिकम द 18th कंट्री, ठीक है, बिकम द 18th कंट्री टू रीच अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। अमोनिया एंड हाइड्रोजन आर सीन टू बी एज द फ्यूचर फ्यूल्स, ठीक है। अमोनिया और हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल्स के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स हैं जिसको फ्यूचर फ्यूल के तौर पर देख रहे हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन। इसके अलावा producers will be allowed to set up bunkers near ports for storage. Manufacturers of green ammonia are allowed to purchase renewable power from the power exchange or set up a renewable energy capacity themselves or through any other developer anywhere. इसके अलावा provides a facility for producers to bank any surplus renewable energy generated with discoms, है ना, अपना स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर 30 दिन के लिए, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है 30 दिन के लिए, और फिर जैसा उनको हो उस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा दी जा रही है हमारा जो सरकार के द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके अंतर्गत हाइड्रोजन प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस हैं जिनको भी हमको एड्रेस करना ज़रूरी है, जैसे कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को देखना ज़रूरी है कि यूजिंग हाइड्रोजन कमर्शियली, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन, कि जो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में जो हमारा खर्च लग रहा है तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और अभी चूँकि इनिशियल स्टेज में है तो ऑब्वियसली बात है खर्च तो आएगा ही। इसके अलावा फ्यूल सेल्स का ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ईजी, ठीक है, वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो कन्वेंशनल फ्यूल है, टेक्नोलॉजी है और पर माइल बेसिस है कि एक दूसरे फ्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कॉस्ट बैठता है और एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट बैठेगा, दोनों में क्या अंतर है, तो वो कॉस्ट कट करना होगा, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूल सेल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रिफ्यूल करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल को, वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है अभी। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उम्मीद है सरकार इसके लिए भी काम कर ही रही है। नेशनल जो हमारा पॉलिसी है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, उस पर सरकार काम करेगी ही। नेशनल जो सरकार ने अभी बनाया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा इसी चीज़ को, इसी टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग इस टारगेट को अचीव ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के आर्टिकल में इतना ही। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा, इसका पूरा कंप्लीट जो रीडिंग है और आपके समझ में भी आया होगा और आपके काफ़ी काम आने वाला है। आर्टिकल पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए लिखिए। थैंक यू वेरी मच।